नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये जो हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 8 और इसमें हमने कुछ अध्याय पढ़ लिया था पहले पार्ट में। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको अन्य विषय भी मिल जाएँगे आपकी क्लास के और आपको प्लेलिस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज की हुई मिलेगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल की विभिन्न अवस्थाएँ, कि जल के अवस्थाएँ क्या बोलते हैं कि जल के जो अलग-अलग रूप होते हैं ना, उसको अवस्थाएँ बोलते हैं। आपको 3 रूप पता है जल के बारे में कि आपका बर्फ है, आपका गैस है, आपका लिक्विड है, पानी है। तो तीनों रूपों के बारे में पता है, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएँ हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती है। दैनिक जीवन का मतलब जो हम रोज़ जीवन जीते हैं ना, उसमें मतलब आपने भी वो तीनों अवस्थाएँ देखी होगी आपके जीवन में। कौन-कौन सी है वो आपकी? कि ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में विद्यमान है। पहली अवस्था कौन-सी है आपकी? ठोस। तो ठोस अवस्था में आपने देखा होगा ना बर्फ के रूप में, बिल्कुल देखा है जी। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव में अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जो आपकी दूसरी जो अवस्था है वो आपकी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जब पानी आपका क्या होता है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में भी आपने इसको देखा है। और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था, और तीसरी अवस्था कौन-सी है? गैसीय अवस्था। तो पानी की तीनों अवस्थाएँ आपको पता चल चुकी होगी, ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों आपने देखा होगा कि भाप बन जाती है वो आपकी गैसीय अवस्था है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप 8.5 करते हैं। अब तीनों अवस्थाओं के गुणों को देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? अपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में लिखिए। इसने कहा कि एक पात्र में आपने बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। फिर जैसे आपने पहले तो जो पात्र लिया था ना, बर्तन लिया था, वो मान लेते गोल लिया था, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया आपने। फिर आपने पात्र आपका जो बर्तन था इस प्रकार का लिया, उसमें बर्फ का टुकड़ा दे दिया। तो आपने क्या देखा? बर्फ का टुकड़ा जैसा था वैसा ही रहेगा। पात्र के अनुसार वो कोई चेंज नहीं करेगा। जल को एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें, अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जल का व्यवहार कैसा है। यदि आप पानी डालेंगे ना, अब हम इसमें से बर्फ का टुकड़ा निकालें, अब पानी पानी में इसी प्रकार का हो जाएगा, घोल हो जाएगा पानी आपका, ठीक है। जैसे ही इसमें डालेंगे तो पानी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और तुलना में बर्फ की तुलना में व्यवहार कैसा है और उसे अंकित करें। क्या आपने ध्यान दिया कि जल एक पात्र से दूसरे पात्र को कैसे प्रभावित हो जाता है? इसके आकार का क्या होता है? आकार आपने बता दिया कि बर्फ का आकार वही रहेगा, बर्फ ने अपना आकार नहीं बदला। कि जैसे आपकी गोल बर्फ थी तो गोल ही रहेगी, यदि चौरस बर्फ थी आपकी स्क्वायर में जिस भी आकार में थी वो आकार वही रहेगा। लेकिन पानी जिस बर्तन में डालोगे उसी आकार का हो जाएगा। यदि आपने वो बेलनाकार में डाल दिया तो बेलन के आकार का हो जाएगा, ठीक है। आपने स्टार की आकृति में डाल दिया तो स्टार बन जाएगा पानी का। तो जिसमें डालोगे वही बन जाएगा भी। एक साफ सतह पर जल डालें और देखें कि यह कैसे फैलता है। जब आपने अपने जल वाष्पीय रूप में परिवर्तित होता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होता है, इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करेंगे। तो इसने कहा कि जब आप इसको जल को एक सतह पे डाल देंगे ना, तो किस प्रकार से फैलेगा वो आपने देखना। तो अपना धीरे-धीरे ये फैल जाता है। लेकिन जब आप भाप बनाते हैं ना, तो थोड़ा तेज़ी से फैलने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये बड़ी तेज़ी से जाने लगता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। अब उन सारी चीज़ों को समझेंगे भी। यह तालिका ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुण, आकार, ठोस अवस्था, ठीक है? जल, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। आकार इसका होता है क्या? बिल्कुल होता है कि ये आकार इसका होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। ये अपना आकार जैसा बर्तन होगा वैसे बन जाएगा। वैसे ही गैस का भी कोई आकार नहीं होता। जिस बर्तन में डालोगे उसके जैसी हो जाएगी। उसके बाद बहने की क्षमता, तो ये तो आपकी बहने की क्षमता नहीं होगी इसकी। इसकी क्या होगी? मिडल होगी, इसकी ज़्यादा होगी भी। गैसीय अवस्था की इसकी क्या होगी? कम होगी। गैस बहने की अगर हम देखें तो नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन ये फैलने की बात कर रहा है, सॉरी बहने की नहीं है ना, तो ये गैस आपकी नहीं बहेगी भी, ठीक है।
और आपकी ये फैलेगा नहीं आपका, लेकिन जो ठोस है वो आपका फैलेगा नहीं। ये जल भी आपका क्या है कि फैलने की हम मान सकते हैं कि इसका फैलाव होता है और ये आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलेगा, ये चीज आप देख सकते हैं। फिजिकली आपकी ये तीनों चीजें पता लगा सकते हैं। तो मेन चीज है आपकी कि कौन सा ज्यादा फैलता है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्लियर कर देते हैं। ठोस द्रव गैसीय अवस्था में जलों के गुणों में क्या अंतर है अभी। सबसे पहले हम बर्फ में देखते हैं, क्या देखते हैं, बर्फ में देखते हैं। एक बार इस आपको क्या कर दीजिए, इस सारणी पे आप पूरा ध्यान लगा दीजिए कि अपना आकार बनाकर रखती है, कि इसी अपना आकार बना के रखती है बर्फ। और उसके बाद क्या है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उस पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है, बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। बर्फ न बहती है न फैलती है भी, न बहती है न फैलती है। दोनों काम हमने कर दिए, बिल्कुल सही है। हमारा अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि आप जो अनुमान लगाए वो सही हो, लेकिन आपको बाद में चेक करना, फिर आपको याद रह जाएगा। जब आप एक चीज कोई गलत लिख देते हैं लेकिन आपको पता लगता है कि मैंने चीज गलत लिख दी थी, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहती है। इसलिए आप अनुमान जरूर लगाए, जो भी सारणी है उसको भरे जरूर, ताकि बाद में वो चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जल की भी। जल बहता और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? हाँ, जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है। मैंने आपको बताया था कि होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है अभी फैलने की क्षमता। ठीक है, कि वो फैलने की क्षमता होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, बात आप याद रखना। इसलिए मैंने इसको क्या किया, ज्यादा मार्क किया है, ताकि आपको पता लग जाए अभी। अब जल वाष्प समस्त उपलब्ध साधन में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती। जल वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहता है, यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है। यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने की जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जल वाष्प में योगदान देता है। तो इसने कहा कि जो ये आपका कपड़े सुखाते, बर्तन धोए, जो भी जल जाता है कहाँ जाता है, ये वायुमंडल में ही तो जाता है जल वाष्प बन के। तो ये चीज आपको यहाँ बनाई गई है भी। कपड़े सुखाने, आपस में पोछा लगाने, जल से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जल वाष्प में योगदान देता है। जब आप जल की तीन अवस्थाओं से परिचित हो चुके हैं, तो कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते होंगे। कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो ठोस द्रव गैस में होंगे, जैसे आपका मोम है, तेल है, घी है। आइए ठोस द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण देखें। अब हमें ठोस द्रव गैस को भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, इनके भी उदाहरण देख सकते हैं। अब पानी को आपको पता चल चुका अच्छी तरह से। आप अपने आसपास देखें और ठोस द्रवों के कुछ उदाहरण खोजें। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। आपको ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ते हैं। जो ठोस, जो अपना आकार नहीं बदलते, पहला गुण तो यही है कि जैसा है ना वैसा ही रहेगा। आप बल से जरूर इसको तोड़ के इसका आकार बदल देंगे, लेकिन वैसे ही आप ये अपने आकार रखते हैं। तो जैसे आपके मैं उदाहरण आपको यहाँ समझा देता हूँ। पत्थर है, लकड़ी है, बर्तन भी है। द्रव पदार्थों के अन्य उदाहरण क्या, जिनके विषय में आप सोच सकते हैं, या दो उदाहरण, दूध और तेल। द्रव का क्या अपना आकार नहीं होता, वो जिसमें डालेंगे उसी चीज का आकार दे देंगे। वो आपके द्रव, जैसे तेल है, आपने कप में डाला था कप का आकार ले लेंगे, थाली में डाला थाली का आकार लेंगे। ऐसी कोई चीज जो अपना आकार बदल देती है वो क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। जैसे दूध और तेल। पांच अन्य उदाहरणों के बारे में सोच ले भी आप। लस्सी आपकी हो गई भी, ठीक है, लस्सी भी उसी का आकार हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपका जूस आपका हो गया अभी, ठीक है, चाय भी आपकी हो गई, कॉफी भी आपकी हो गई, द्रव हो गई। ठीक, एक उदाहरण आप खुद बताइए। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध आप अनुभव कर सकते हैं? यह गंध हम कैसे पहुंचती है? अभी अब आपसे बताया कि आप रसोई में भी नहीं गए और आप बैठे हैं बाहर, और आपको पता लग गया सूंघ के कि आज तो हमारे यहाँ मटर पनीर बन रहा है। तो आपको वो चीज कैसे पता चली, वो आपको बतानी है। ऐसा इसलिए कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारे नाक तक पहुंचती, भले ही हम रसोई घर में न गए हों। कि रसोई घर में खाना पक रहा है और खाना का जो वाष्प है ना, जो स्वाद है, जो थोड़े छोटे छोटे कण है, वो आपके यहाँ
जल वाष्प के साथ क्या है वायुमंडल में मिल जाएंगे। वायुमंडल में मिलेंगे तो वायुमंडल में ही आप क्या यहाँ बैठे हैं और वो आपकी खुशबू या आप तक जाएंगे, आपकी नाक तक, तो आपके सूंघ के बता देंगे कि आज तो खाना बड़ा मजेदार बन रहा है, आज तो मटर पनीर बन रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है। चीजें क्लियर हो रही है आपको? गैसों के अन्य उदाहरण क्या जिनके बारे में आप सोच सकते हैं? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को इसके विषय में आप क्या समझते हैं कि ऑक्सीजन वो गैस है जो हम श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हम श्वास से बाहर छोड़ते हैं। तो आपको ये वायुमंडल वाले पार्ट में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हमें ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुणों के बारे में ही बात रहने दीजिए। हम जल की अवस्था को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? मतलब जल की अवस्था आपने पढ़ ली ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो इस अवस्था को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? ठोस से कैसे हम द्रव बना सकते हैं, द्रव से कैसे हम गैस बना सकते हैं, ये सारी चीजें अब हमें समझनी है आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब तक हम यह जान चुके हैं कि जल, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान है। 3 रूप होते हैं जल के, ठोस, द्रव, गैस। आप जल की अवस्था को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था में जल को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? मतलब जल में बर्फ का जल कैसे बना सकते हैं? यदि हम बर्फ को जल और जल को जलवाष्प में परिवर्तित करना तो हमें उष्मा की आपूर्ति करनी होगी, मतलब उष्मा हमें देनी होगी। यदि हमें क्या है कि अगर बर्फ को जल बनाना है और जल को जलवाष्प बनाना है, यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना तो क्या करना होगा? जल को ठंडे वातावरण जैसे कि हिमीकरण यंत्र आपका फ्रीजर है में रखकर ऐसा किया जा सकता है, जल जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती, कुछ मात्रा जल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए सारी चीजें आपको बता दी कि फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ जम जाएगी, बाहर निकालेंगे तो पिघल जाएगी, थोड़ी बर्फ पिघल जाएगी, थोड़ी बर्फ बचेगी, धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी। क्या आप जल के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है? कोई ऐसी चीज है क्या जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है? अभी जैसे आपका मोम हो गया अभी, ठीक है। मोमबत्ती जो मोम से बनती है इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदले? द्रव मोम को ठोस में कैसे बदले? पिघला हुआ मोम है, ठोस में कैसे बदले? हमें द्रव मोम का ठोस में बदलने के लिए इसे ठंडा करना होगा। देखिए कोई भी चीज होगी ना जो आपकी द्रव मोम है उसको हम क्या कर देंगे? ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। जैसे पानी आपका द्रव है उसको हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाती है। सेम मोम केस में भी यही होगा। आपने अन्य कौन से द्रव पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा है? एक आपका नारियल का जो तेल है वो भी आपका लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव होता है, लेकिन सर्दियों में क्या है वो ठोस बन जाता है, जम जाता है अभी। तो यहाँ से देखिए वायुमंडलीय जल जनित द्रव्य, एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आदर्श वायु से जल एकत्रित करती है। कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों को बनने के समान। मतलब एक आपका क्या वायुमंडलीय जल जनितर, मतलब वायुमंडल जल को इकट्ठा किया जाता है और उसको जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना उसको एकत्रित कर लिया जाता है और उसमें कुछ मिनरल्स मिला के वो पीने योग्य पानी बना लिया जाता है। ये है आपका वायुमंडलीय जल जनितर, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई? एनसीईआरटी बड़ी मजेदार चीज है, आप धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ते चलिए, आपके सारे डाउट, नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे, उनका आंसर जाते जाएंगे, जानते जाएंगे भी। तो देखिए अब आपने देख लिया कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हम ठंडा करने पे क्या हो ठोस में बदल जाते हैं। ये चीज आप जानेंगे, चाहे वो मोम हो आपका, चाहे आपका वो नारियल का तेल हो, जैसा ही ठंडा होगा तो क्या होगा वो आपका ठोस अवस्था में बदल जाएगा। अतः हम देख सकते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। कि कोई पदार्थ अपनी अवस्था कब बदलता है? जब इसे हम गर्म या ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदलता है। कोई भी पदार्थ है जिसको हम ठंडा या गर्म करेंगे तो वो अपनी अवस्था बदल लेगा, इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के एक प्रक्रम को पिघलना कहते हैं और द्रव के ठोस की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं, फिर जमना भी हम कहते हैं। यदि आपका द्रव में बन जाए, ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो उसको पिघलना कहेंगे। यदि वो आपका लिक्विड है, आपका द्रव है, देखो ठोस, इसमें
द्रव में, इसमें द्रव में अगर बदल जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, पिघलना। क्या बोलेंगे, पिघलना। पिघल गई बर्फ आपकी, बर्फ से याद रख लीजिए। और यदि आपका द्रव है मतलब पानी है और जम जाए, क्या हो जाए, जम जाए, इसको बोलेंगे हम हिमीकरण या फिर जमना, इसको बोल देंगे। हिमीकरण आप साइंस की टर्म याद रखिए, ठीक है। कई बार जमने की जगह आपको हिमीकरण दे दे और आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या गया हिमीकरण, ठीक, हमने तो जमना पढ़ा था लेकिन जमना पता नहीं। तो ये चीज आप साइंस की जो साइंटिफिक वर्ड है वो याद रखिए भी। अब जल की विभिन्न अवस्थाओं के बीच में संबंध की जांच करें। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके जल से प्रतीत हुई विभिन्न अवस्थाओं के चित्र 8.5 को क ख ग को 1 2 3 4 के स्थान पर भरें। आपकी सहायता के लिए दो शब्द पहले से भरे गए हैं, तो देखते हैं हम क्या इसको बोलते हैं। जैसे एक है पिघलना, क्या है, पिघलना। ठोस का क्या बदलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, देखिए ध्यान से इसको। ठोस किसमें बदलेगा, द्रव में। किसमें, द्रव में, ठीक है। और द्रव किसमें बदलेगा, गैस में। किसमें बदलेगा, गैस में। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक। पिघलना और द्रव वापिस अगर ठोस बनेगा तो ये आपका क्या बताया था, हिमीकरण। क्या बताया था, हिमीकरण। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। द्रव अगर गैस में बदलेगा तो आपको बताया था वाष्पन। क्या बताया था, वाष्पन। और गैस अगर आपको द्रव में बदलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताइए। ये आपके लिए टास्क है कि इसको ठंडे होने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, जब गैस आपका वापिस पानी में बदलेगा, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे। ये आपके लिए टास्क है कि आप जरूर बताएं। आपके आगे भी आ जाएगा, आपने सोच लिया अभी आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा। जब गैस वापिस द्रव में बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं। हमने वाष्पीकरण के बारे में सीखा, आइए अब इसे और अधिक जाने, अपने आसपास अवलोकन करें। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपका प्रभावित करती है कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में से कहा कि जो वाष्पीकरण होता है ना, अपन वाष्पीकरण मतलब जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना। जल को तरल या धीमी गति से कैसे वाष्प किया जाता है, कि क्या हम वाष्पीकरण को ज्यादा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो जैसे आपका कपड़ा है वो जल्दी से सूख जाता है, इसका मतलब वाष्पीकरण बड़ी तेजी से हुआ, कि पानी जो कपड़े के अंदर जो पानी था वो जल्दी से क्या हो गया, वाष्प में बदल गया। इसका मतलब वो वाष्पीकरण ज्यादा हुआ। लेकिन कपड़े ने सूखने में काफी कम टाइम लगा दिया, तो इसका मतलब क्या, सॉरी, काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, इसका मतलब जो वाष्पीकरण है वो धीरे धीरे हो रहा है। आपको आगे बात समझ, कोई चीज जल्दी सूख जाती है इसका मतलब वाष्पीकरण क्या ज्यादा है, और कोई चीज बहुत ज्यादा समय लगाती है सूखने में, इसका मतलब वाष्पीकरण क्या है, बहुत ज्यादा कम मात्रा में हो रहा है। तो क्या हम वाष्पीकरण को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनुभाग 8.1 में हमने वाष्पीकरण के बारे में सीखा। आइए अब हम इसे और अधिक जाने। आसपास अवलोकन करें, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। कि जल है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीरे होगी या आराम से होगी। वे कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, आपकी कौन सी ऐसी कंडीशन है। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं। यदि आपके सर्दियों में कपड़े ज्यादा सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं, या फिर गर्मियों में, ये चीज आप बताइए। आप कहेंगे सर गर्मियों में, तो आपको पता चल गया कि अगर तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। निम्नलिखित चर्चा आपकी सहायता करेंगे। पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तिरव, हवा वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन। ठीक है, यदि हवाएं चल रही हो ना, एक है, यदि हवाएं ज्यादा चल रही हो गर्मियों के दिनों में तो कपड़े और ज्यादा जल्दी सूखेंगे। ये बात भी आप याद रखना, क्योंकि वाष्पीकरण की रफ्तार है वो आपकी तेज हो जाएगी। अभी हम क्रियाकलाप करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल लें। आप जल की जगह सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन की समान मात्रा में ही जल लें। बोतल के ढक्कन और प्लेट में जल का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है भी। ठीक है, देखिए एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल ले लिया आपने, ठीक है, चाहे वो सैनिटाइजर ले लीजिए आप, ठीक है।
एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन के समान मात्रा में ही जल ले, और आपने क्या कर ले लिया, छोटी प्लेट में ले लिया जल, क्या ले लिया, प्लेट में। ये देखिए, ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, और ये आपका एक ढक्कन है। आपने एक ढक्कन जल का भर लिया और एक ढक्कन इस प्लेट में डाल दिया। अभी आपने क्या कर दिया, इस प्लेट में डाल दिया, यहाँ पे जल आपने डाल दिया। ढक्कन और प्लेट में जल का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, क्योंकि यहाँ ये फैल गया तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा हो गया, और यहाँ पे एक छोटे से ढक्कन में रह गया ये सिमट कर, तो इसका क्षेत्रफल कम होना। दोनों को एक दूसरे के निकट रखे प्रत्येक स्टीम जल की पूरी तरह वाष्पित होने लगने वाले समय को तालिका 8.4 में अंकित करें। जब आपको देखना है कि पानी वाष्पित किसमें ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसमें पानी क्या होगा, जल्दी से वाष्पित होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही पानी जल्दी से वाष्पित होगा। तो कम बोतल का ढक्कन वही, ठीक है, ये अधिक क्या है, क्षेत्रफल है। वाष्पीकरण में लगने वाला समय, तो इसमें हम लगा देते हैं, बोतल का ढक्कन है इसमें लिख दिया हमने ज्यादा समय लगेगा, और प्लेट में कम मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, अधिक हो गया। आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे हमने कौन कौन सी परिस्थितियां समान रखी। परिस्थितियां आपकी जो वायु की थी, तापमान की थी, वो सारी समान थी, कोई अंतर नहीं था। हमने सिर्फ अंतर किसमें रखा था, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमने अंतर रखा था। बाकी सारी चीजें ये मत रखना कि ढक्कन को मैंने धूप में रख दिया और प्लेट को मैंने छाया में रख दिया, बाकी सारी कंडीशन सेम थी। सिर्फ आपकी क्या थी, जो ये क्षेत्रफल वाली थी वो अलग थी। ढक्कन का पानी में था, पानी की मात्रा भी सेवन थी, वो ढक्कन में था और प्लेट में था, सिर्फ इतना ही अंतर था, और कोई अंतर नहीं था। हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए, हमने क्या मापा, ये सारी चीजें। इस अन्वेषण से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो वायु के संपर्क में अधिक आएगा, ठीक है, इसका वाष्पीकरण तीव्र होता है। यदि उपयुक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा अभी, ठीक है, तो प्रक्रिया तो आपकी सेम ही होगी, ठीक है। जो पानी है उसमें वो तो क्या होगा, वाष्पन होगा ही होगा, जरूर होगा भी, ठीक है। जल के वाष्पन की द्रवता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां, एक आपने क्षेत्रफल पढ़ लिया, एक आपने तापमान पढ़ लिया। क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी आपका वाष्पन ज्यादा, यदि आपका तापमान ज्यादा है तो भी आपका क्या, वाष्पन ज्यादा, यदि आपकी हवा तेजी से चल रही है तो भी वाष्पन ज्यादा होगा। क्रियाकलाप 8.7 मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हुए कौन सी परिस्थितियां जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती है, इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या समान रखेंगे, तालिका 8.5 में अपने अन्वेषण के आंकड़ों को अंकित करें, उन पर चर्चा करेंगे। अन्वेषण के आंकड़े अंकित करना, जहां एक स्थिति परिवर्तित होती है और एक स्थिति समान रहती है भी, ठीक है। स्थिति जो परिवर्तित हुई, स्थिति जो समान रखी गई, जो आपको जो समान रखी गई ना, वो कौन सी थी भी, ठीक है। जो समान रखी गई वो जल की मात्रा थी, आपकी तापमान था, ठीक है, ये सारी चीजें समान रखी गई थी, ठीक है। ये लिख देंगे आप। पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय आपका कम या ज्यादा बता देंगे, कम लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है, इसमें सोचने वाली क्या बात है भी, कर देंगे काम ये तो आप, इसमें कम लगा इसमें ज्यादा भी। जिन परिस्थितियों के बारे में हम आपने पता लगाया उनके अतिरिक्त हम जल को द्रवता से और मंद गति से वाष्पित कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि क्रियाकलाप करते हैं कि जो वाष्पन कम या ज्यादा किस प्रकार से हो सकता है। आपने लिख लिया कि इस टेबल में कि कौन सी हमें सेम रखनी है। जो परिवर्तित हुई, आप तापमान लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तापमान, क्या लिख देंगे, तापमान, क्या लिख देंगे यहाँ पे, तापमान। तापमान आपने परिवर्तित करना है ना, ये बढ़ाया तो वाष्पन जल्दी से हो गया, ठीक है। हवा आपने बढ़ा दी, आपने फर्राटा चला दिया उसके सामने, तो भी क्या हो गया, ये जल्दी से हो गया। तो आप इस प्रकार से स्थितियां परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो यही इस टेबल में लिखनी थी। स्थिति जो परिवर्तन हुआ आपने लिख दिया, तापमान भी यहाँ लिखेंगे। पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय, तापमान अगर दिया आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जल्दी हो जाएगा वाष्पन आपका। तो ये चीजें हमें यहाँ इस नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे। दो समान बोतलों के ढकले, दोनों में समान मात्रा में जल भरे,
एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में, तो आपको बताया कि जब तापमान कहाँ ज्यादा होगा, जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां तापमान ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ जो सूर्य के प्रकाश में जो ढक्कन रखा है वो जल्दी से पूर्ण रूप से भाप बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? आपको ये तो पता है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह वाष्पित होने में लगने वाला समय अंकित करें। तो आपको पता है जो छाया में उसमें तो ज्यादा लगेगा और जो धूप में रखा है वो कम समय में वाष्पित हो जाएगा भी। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अपने अवलोकन दोबारा करेंगे। बरसात वाले दिन भी दोहरा लेना और हवा वाले भी दोहरा लेना कि बरसात वाले दिन है जो पानी वाष्पित तो आपका जो धूप में रखा है ना, समय तो वही लेगा लेकिन वो और ज्यादा समय ले लेगा, क्योंकि बरसात वाले दिन क्या है कि हवा में नमी पहले से होती है, इसलिए जो वाष्पन होगा ना वो समय ज्यादा आपका लगेगा टाइम। छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल द्रवता से वाष्पित हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये देखिए कि ये जो आपका धूप में रखा हुआ ये जल्दी वाष्पित होगा और ये ज्यादा समय लेगा, क्योंकि ये छाया में है, ये धूप में है। धूप में वाष्पन क्या होता है, जल्दी होता है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा ना तो जल्दी जल्दी वाष्पन में होगा भी। प्राय तेज धूप वाले दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? प्राय यह देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल की द्रवता वाष्पित होती है। ताकि हवा अगर तेज होगी ना तो भी कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि होता है क्या है, ये हमारा कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये हवा आपकी चल रही है, यहाँ से वाष्पन हो रहा है, ठीक है। अगर हवा आएगी ना तो इनको उड़ा के ले जाएगी ऊपर वाले वाष्प को, ठीक है, फिर और वाष्प निकलेंगे, फिर उनको उड़ा ले जाएगी। जितनी जल्दी ज्यादा हवा चलेगी उतनी कपड़े जल्दी सूखेंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई, ठीक है। बारिश वाले दिन क्या होता है कि हम मान लेते हैं ये हवा चलती, बारिश होगी, इस हवा में पहले से क्या है, वाष्प हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हवा आएगी ना, हवा तो चलेगी, थोड़ी थोड़ी मालिक चल रही है, तो इसमें कपड़े में जल वाष्प है, ये निकलेंगे तभी तो कपड़ा सूखेगा। और हवा में पहले से ही जल वाष्प है, तो ये क्या है, इतने ज्यादा जल वाष्प अंदर हवा नहीं लेके जाएगी, इसलिए कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश वाले दिन पहले से ही हवा में जल वाष्प हो गए। आपको आगे बात समझ, वायुमंडल में पहले से ही जल वाष्प है तो और ज्यादा जल वाष्प निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कपड़े बारिश वाले दिन थोड़े से देर से सूखेंगे। यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात वाले दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है। बरसात के दिन में पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, मतलब आर्द्रता ज्यादा है, तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा, हीटर वगैरह लगा दीजिए और वहां पे वायु को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, और वायु को पंखा भी चला दीजिए, आपके क्या तेजी से सूख जाएंगे भी। ये क्या आप जानते हैं, बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन में अधिक आर्द्र होती है। हमें पता आर्द्रता क्या होती है कि वायु में पानी की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे शीतलन प्रभाव। आज के लिए इतना ही काफी, आधे घंटे के करीब आपका लेक्चर हो चुका है, तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई चीज समझ में ना आती तो आप कमेंट कर दिया करो, और लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट जरूर बताया करो। तो जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।